हेलो, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, है ना, और जिसमें हमने उसके ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर उसको सॉल्व करने का तरीका सीख लिया था। हमारे पास एक कोई भी इक्वेशन हुआ करती थी क्यूबिक इक्वेशन, जो कि हम लेट कर लेते थे ए नॉट एक्स पावर 3 प्लस 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a2 एक्स प्लस a3 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया था। एक लास्ट में हमारे पास इक्वेशन मिली थी z की टर्म्स में, जो होती है z क्यूब प्लस 3hz प्लस g दैट इज इक्वल टू 0, जहाँ पर h और z के हमारे पास कुछ वैल्यूज हुआ करती थी और इसको हमने h के टर्म के साथ रिमूवल लगाकर सेकंड टर्म को हमने रिमूव कर लिया था। वहाँ से हमने h का वैल्यू निकाला था, जो कि हमारे पास a1 अपॉन a0 मिला था, और सेकंड टर्म का रिमूव लगाकर हमने इसको z की टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन में सॉल्व कर लिया था और इसके रूट्स हमने सीख लिए थे। और z के रूट्स जो कि आपको मिले थे a0 इंटू एक्स प्लस a1, इसी रूप में मिले थे a0 इंटू एक्स प्लस a1। तो इस रूप में आपको वो रूट्स मिले थे और उसको हमने सॉल्व करना सीख लिया था। क्लियर? तो अपना जो भी नेक्स्ट है वो है, सबसे इम्पोर्टेंट है कार्डन्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड है। हम सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो सेकंड फॉर्म है आपका वो है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड। किसी त्रिघात समीकरण का कार्डन विधि के द्वारा उसका क्या सॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं, लेट कर लेते हैं लेट द क्यूबिक इक्वेशन, लेट द क्यूबिक इक्वेशन यानी कि माना त्रिघात समीकरण, है ना। लेट द क्यूबिक इक्वेशन हम मान लेते हैं वही कौन सी, ए नॉट एक्स पावर 3 प्लस 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a2 एक्स प्लस a3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमने बात कर ली थी। अब मैं यहाँ पर मैं जो हमने पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया था ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन सच फॉर्म। हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना सीख लिया था, जिसको हमने लिखा था z क्यूब प्लस हमारे पास मिला था 3 ऑफ एच जेड और प्लस का मिला था हमें z क्यूब प्लस 3hz प्लस g दैट इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट कह देते हैं। क्लियर? इसको हम फर्स्ट कह देते हैं। अब इसके कुछ रूट्स मान लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसके रूट्स मान लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं फिर से कि माना समीकरण एक के मूल, लेट दी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। z बराबर हम मान लेते हैं p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3। मैंने इसका रूट क्या मान लिया, p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3। तो देखिए, यहाँ से हमें z क्यूब क्या मिलेगा, यहाँ से हमें z क्यूब क्या मिलेगा। ठीक, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ उसके z क्यूब की। तो यहाँ से मैं z क्यूब निकालूंगा, z है क्या हमारे पास p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3, और इसका भी क्या लगाना है आपको, क्यूब लगाना। तो हम क्यूब खोल देते हैं, दैट मीन्स a क्यूब यानी कि p पावर 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि q पावर 1/3 का भी क्यूब प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b हो जाए। तो यह आ जाएगा आपका 3ab यानी कि 3p पावर 1/3 q पावर 1/3 इंटू p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3। ठीक है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से p पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा, p ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा प्लस का q, ये हमारे पास पड़ा प्लस 3p पावर 1/3 q पावर 1/3, और यहाँ पर है हमारे पास p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z, इसको हम लिख सकते हैं z। क्लियर? ये मिला है हमें क्या, z क्यूब मिला है। तो यहाँ से ये हमें z क्यूब मिलते जा रहा है। तो यहाँ से देखिए मैं काम कर रहा हूँ
यहाँ से मैं इक्वेशन को फिर से चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये जेड क्यूब, इस टर्म को इधर भेजता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3p पावर 1/3 क्यू पावर 1/3 इंटू जेड, और ये ब्रैकेट इधर प्लस का है, इधर जाकर ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का मैं कह देता हूँ p प्लस क्यू दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसको हम कह देते हैं ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए हमने इक्वेशन 2 तक तो काम कर लिया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के जो भी आपके कोफिशिएंट्स है जेड क्यूब और जेड के, उनका कंपैरिजन करो। तो देन बाय द कंपैरिजन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ जेड एंड जेड क्यूब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, है ना। देन मैं लिख देता हूँ बाय कंपैरिजन की तुलना करने पर इसकी समीकरण 1 व 3 के गुणांक, समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, है ना। देन बाय द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना से, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जेड क्यूब का गुणांक 1 है, बात खत्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड का गुणांक हमारे पास ये है और यहाँ पर जेड का गुणांक 3x है, तो 3 से 3 भी हट जाएगा, तो यहाँ पर x की जगह कौन आ रहा है माइनस p पावर 1/3 q पावर 1/3, तो मैं कह दूंगा कि h की जगह तो आया माइनस p पावर 1/3 q पावर 1/3, यानी कि यहाँ से इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो p q की पावर 1/3 और उसको उधर भेज दूं विद माइनस का साइन, तो यहाँ से मुझे p q क्या मिलेगा, ये माइनस की साइन को उधर भेज दिया और इसकी होल पावर 1/3 को भी उधर भेजेंगे, तो ये मिलेगा माइनस का h क्यूब, माइनस का h क्यूब, और माइनस का अगर होल क्यूब लेंगे तो भी वो क्या होगा माइनस क्यूब। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कांस्टेंट, तो g की जगह कौन आ रहा है माइनस ऑफ p प्लस क्यू आ रहा है ना, तो g इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू आ रहा है, g दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू आया। क्लियर, यहाँ से देखिए ये भी मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे पास p और q है ना, ये मान लेते हैं किसी एक और अदर इक्वेशन है, मान लेते हैं उसके रूट्स है, तो मान लेते हैं माना p तथा q, माना p तथा q निम्न समीकरण के मूल है, माना p तथा q क्या है निम्न समीकरण के मूल है। तो मान लेते हैं एक समीकरण मान लेते हैं, है ना, तो मान लिया हमने समीकरण क्या मान लीजिए, मान लीजिए समीकरण होती क्या हमारे पास, कोई भी समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी कि मान लेते हैं टी स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल है क्या p प्लस क्यू, यानी कि मूलों का योगफल इंटू टी प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि पी क्यू दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसको आप चाहे तो कोई नाम दे देते, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर क्या है ये, अच्छा इसके आगे वाली को नाम दे देते हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ से मिलेगा हमें टी स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा टी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू को हम क्या लिखते हैं माइनस पी प्लस क्यू को आप लिखते हो जी, तो मिलेगा प्लस का जी टी और प्लस पी क्यू, और पी क्यू को हम क्या लिख देंगे माइनस एच क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का एच क्यूब बराबर 0। इक्वेशन नंबर कह देते हैं हम इसको 3, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसका श्रीधराचार्य से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, तो बाय श्रीधराचार्य मेथड, है ना, श्रीधराचार्य विधि से सरल करने पर, श्रीधराचार्य विधि से सरल करने पर श्रीधराचार्य जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल इक्वेशन हो तो वहां पर श्रीधराचार्य मेथड काम करता है, जहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ता है और जिसका फॉर्मूला होता है आपका x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी आपकी t की, तो t दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, माइनस b का मतलब t का कोएफिशिएंट कौन है g, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब g का स्क्वायर, यानी कि रूट में जी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना माइनस एच क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2a, और 2 और a कितना है 1, तो 2 इंटू 1 हमारा
2 रहेगा। अब t के रूट्स हैं क्या, p और q, तो ये एक्चुअली इसके t के वैल्यू कितने हैं, प्लस और माइनस, मतलब कि क्या, दो वैल्यूज हैं, तो एक ऑब्वियसली p की है और एक q की है, तो p की वैल्यू लिख लेते हैं, सिंस p मान लेते हैं प्लस की, यानी कि माइनस जी प्लस मान लेते हैं, माइनस जी प्लस मान लेते हैं रूट जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब डिवाइडेड बाई 2, एंड मान लेते हैं q को मान लेते हैं माइनस का, यानी कि माइनस जी माइनस रूट हो जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। क्लियर, ये मान लेते हैं p और ये मान लेते हैं हम q, ये मान लेते हैं p और ये मान लेते हैं हम q। क्लियर, तो ये अब देखें p के अगर हम ये मिला हमें p का, और p का अगर मैं क्यूबिक रूट लूँ तो हमें क्या मिलेगा, और इसी तरह से q का क्यूबिक रूट लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ये इक्वेशन एक्चुअली आपके पास जानी पहचानी है, जो कि होती है -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप बोलते हैं इकाई के घनमूल। क्लियर, यानी कि रूट्स यूनिट रूट्स ऑफ क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी है ना। तो देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ p के घनमूल लेने पर, 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 p के घनमूल लेंगे तो हमें प्राप्त क्या होंगे, घनमूल ले रहे हैं, यानी कि घनमूल यानी कि पावर 1/3, इसके जो भी रिजल्ट आएंगे पावर 1/3 में, यानी कि p पावर 1/3, एक मिलेगा ओमेगा इंटू p पावर 1/3 और एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ p पावर 1/3, ये प्राप्त होंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा, इसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब आप बोलोगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इकाई के घनमूल होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, जहां ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल है, यानी कि इकाई के घनमूल का मतलब क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, ये मान लेते हैं क्या है, इकाई के घनमूल है, ये हमने कह दिया इकाई के घनमूल हैं। और मैं बोल देता हूं इसी प्रकार Q के घनमूल, Q के घनमूल क्या प्राप्त होंगे हमें, Q के घनमूल हमें प्राप्त होंगे Q पावर 1/3 ओमेगा इंटू Q पावर 1/3 वह ओमेगा स्क्वायर इंटू Q पावर 1/3 प्राप्त होंगे। ये हमने निकाले P और Q के रूट्स। अब P और Q के जो भी वैल्यूज आए हैं वो तो मिले हैं इस इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 3 के, पर हमें तो चाहिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। हमें किसके चाहिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के चाहिए। क्लियर, तो देखें, तो अब यहाँ पर देखें, इसलिए तो मैं इनकी सहायता से समीकरण 1 के मूल निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमने माना था ना z को किस फॉर्म में माना, p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3, तो इस फॉर्म में निकाल लेंगे, तो इसके z के रूट्स क्या हो जाएंगे। अतः समीकरण 1 के मूल निम्न होंगे, इसलिए समीकरण 1 के मूल क्या होंगे, निम्न होंगे। तो z बराबर हम क्या करेंगे, एक तो आ जाएगा p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3, एक आएगा, देखिए यहाँ पर p पावर 1/3 प्लस q पावर 1/3 के जब टोटल रूट्स लेंगे तो 3 × 3 यानी कि टोटल 9 रूट्स होंगे, और किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 9 रूट्स हमें मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, इनके टोटल 3 रूट्स ही रहेंगे, तो देखिए वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, यानी कि यहाँ आएगा हमारे पास ओमेगा ऑफ p पावर 1/3 ओमेगा ऑफ p पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ q पावर 1/3, और एक रूट मिलेगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ऑफ p पावर 1/3 प्लस ओमेगा ऑफ q पावर 1/3।
ये होंगे इसके रूट्स, जहाँ की आपको अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पता नहीं है तो वो भी हम लिख देते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ जहाँ की ओमेगा का वैल्यू तो होता है हमारे पास, ये होता है 1/2 ऑफ -1 प्लस √3 ऑफ आयोटा, एंड हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है 1/2 ऑफ -1 माइनस √3 ऑफ आयोटा। ये वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, जो कि इकाई के घनमूल होते हैं। और नॉट लगाकर अगर आप 2 पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख दीजिए कि यदि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हो तो इकाई के घनमूल हो तो देखिए, यदि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में क्या बोल रहा हूँ, क्या हो, इकाई के घनमूल क्यूबिक रूट्स हो ना, इकाई के घनमूल हो तो इकाई के घनमूल हो तो यहाँ पर 2 शर्तें लागू होती हैं। एक तो होती है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, और सेकंड बात हम कहते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्योंकि इकाई का घनमूल है तो पावर 1/3 का जब क्यूब करेंगे तो उसका वैल्यू 1 मिलेगा। क्लियर। यहाँ एक नोट आप और लगाइए, एक नोट एक्चुअली ये लगाना है कि ये काम क्या है, आपने z के लिए z पावर इक्वेशन थी हमारे पास, क्या एक इक्वेशन थी कि वो z³ प्लस 3hz प्लस g दैट इज इक्वल टू 0। ये जो रूट्स निकाले हैं आपने वो इस इक्वेशन के लिए निकाले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्डन मेथड है वो किस पर लगेगा, ये बात बता रहा हूँ। कार्डन मेथड उसी पर लगेगा जब हमारी जो क्यूबिक पावर होती है, एक तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, और दूसरी बात जो पीछे के कोफिशिएंट्स है एच जेड के और जी के वो हमेशा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 बातें हैं वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। त्रिघात समीकरण में जिस को देखो, अच्छा यहाँ पर देखिए z³ है और एक z, हमारे पास z² का वैल्यू है नहीं तो वो पूरा एब्सेंट होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कार्डन विधि का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब कार्डन विधि लगाने के लिए पहली बात, एक तो हमारे पास त्रिघात समीकरण का द्वितीय पद क्या हो, अनुपस्थित, द्वितीय पद अनुपस्थित होना चाहिए। द्वितीय पद कौन सा, z² वाला। क्लियर। इसके बाद में त्रिघात समीकरण में प्रथम पद का गुणांक इकाई तथा अन्य गुणांक पूर्णांक होने चाहिए। बिल्कुल सही है, जो प्रथम पद होता है उसका गुणांक इकाई यानी कि 1, और बाकी के जो भी गुणांक है वो हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये बात भी हम लिख देते हैं कि त्रिघात समीकरण के प्रथम पद यानी कौन सा, z³, प्रथम पद का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, वो कितना होना चाहिए, यूनिट। त्रिघात समीकरण के प्रथम पद का गुणांक इकाई यानी कि 1, इकाई यानी कि यूनिट, यूनिटी यानी कि 1 इकाई तथा अन्य पूर्णांक तथा अन्य गुणांक यानी कि जो अदर कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक, अन्य गुणांक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स।
इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये था कार्डन मेथड। आई होप आपको कार्डन मेथड का ये जो भी टोटल डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के बारे में। तो फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।